हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला लेसन है। क्या? प्रारंभिक कथन। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए टाइम बहुत कम है तो हम इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी जो भी इम्पॉर्टेंट होगा उसी को ही पढ़ाएंगे कि बहुत आपका लंबा चैप्टर ना हो, कम समय में जल्दी जल्दी ये थोड़ा, क्योंकि आगे थोड़ा प्रैक्टिस सेट भी कराना है कि प्रैक्टिस सेट जितना ही करेंगे उतना ही हम लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और अगर प्रैक्टिस सेट ही नहीं किया जाएगा तो ये पता नहीं चल पाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइम ना गवाते हुए, अपना समय बचाते हुए स्टार्ट करते हैं कि अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर इनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। ठीक है, मतलब इसमें जो ये मानचित्र बनाया गया है इसमें जो श्रीलंका का द्वीप है वो किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और जगह के जो नाम हैं वो किस में दिए गए हैं? अरबी में दिए गए हैं। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। फिर उसके बाद देखिए कि मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अब आगे देखिए, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल से इसका कारण क्या है? आगे देखिए कि इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। फिर आगे देखिए है कि नई और पुरानी शब्दावली। इसके बारे में देखिए, इसमें क्या है कि अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदली हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ बदल रहा है तो भाषाएं भी क्या है, समय समय के साथ बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी आधुनिक में फारसी भाषा से भिन्न है। ठीक है, जो मतलब मध्य युग की, मतलब उदाहरण के लिए क्या है कि भाषा भी जो है वो समय के साथ बदलता है। जो मध्य युग की फारसी थी अब क्या है कि ये आधुनिक युग की फारसी से भिन्न है। ठीक है, यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही भिन्नता नहीं आती है, क्या है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, जो मतलब अब देखिए हिंदुस्तान शब्द क्या है, आज इसे हम आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, देखिए तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्या है कि किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था कि देखिए है 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार थे ना, कहाँ के इतिहासकार थे? फारसी के इतिहासकार थे। और उन्होंने क्या किया था कि मिन्हाज ए सिराज ने
फारसी के जो इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसका? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? मिन्हाज ए सिराज ने। ठीक, और ये कैसे थे? फारसी के इतिहासकार थे। ठीक है, तो किया था। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। क्या अर्थ था उसका? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, ठीक है, किसने फिर किया? बाबर ने किया हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोलों, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, किसने? 14वीं सदी के जो कवि थे अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी और देसी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युगों में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता है। ठीक है, मतलब जहाँ वहाँ की संस्कृति जो है समाज और संस्कृति का ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। जो वनवासी थे, जो नगरवासी थे, वो क्या वनवासी को क्या मानते थे? विदेशी। ठीक है, उसका अर्थ था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति परंपराओं से जुड़े होने के विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं में जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ठीक, आगे देखते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस इस्तेमाल क्या सहारा लेते थे कि इतिहासकार जो हैं वह किस युग का अध्ययन करते थे, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसको देखने के लिए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो बहुत पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से भी काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणित की लिखित सामग्री की संख्या और विविध आश्चर्यजनक रूप में बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल, ये देखिए, इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। ठीक है, धर्म ग्रंथ, शासकों में वृत्तांत के इस समय के दौरान जो इस समय में क्या होता था कि कागज़ जो है वह सस्ता हो गया था। ठीक है, और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। जब सस्ता हो गया तो क्या हुआ? बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन का उपदेश, अर्जियाँ और अदालतों के दस्तावेज, हिसाब था, करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन
मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे ही नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि कभी अपने जो लिखावट है वो समझ में नहीं आती होगी और मजबूर होकर आपको अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे गए हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे कि प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत सी अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक ही एक मूल पांडुलिपि शायद कहीं मिलती है, हमें बाद में भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए एक मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं ही समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्षों लिखा था। दोनों में अंतर है कि लेखन 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है कि लेकिन 1971 में इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, इसलिए पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। ठीक है, किसका समुदाय सबसे ज़्यादा बढ़ा, जिसका महत्व बढ़ा, वो क्या थे, राजपूत। क्योंकि ये लोग जो है फसल उगाते थे तो फिर वहाँ से ये लोग एक दूसरे जगह जाने लगे। वहाँ मतलब उनका जाहिर सी बात है कि जो भी फसल उगाए वहाँ पर उनका उसको बेचने लगे। मतलब कई तरीके से इनका जो है व्यापार भी बढ़ा। इससे राजपूत जिसका नाम राजपुत्र जो है, इसका अर्थ हुआ राजपूत से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया। ठीक है, इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। जंगल क्या है, कटते जा रहे थे और खेत जो है वो बढ़ते जा रहे थे। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास क्या है, देखिए, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा।
कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों को प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी आदि के कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक है, इसके सदस्य अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। मतलब क्या था कि जो जातियां हैं जो अपने नियम वो खुद बनाती थी और जो उसके पालन है वो बड़े बुजुर्ग की एक सभा, जो जिसमें बहुत बड़े लोग रहते थे, बुजुर्ग लोग रहते थे, वो सभा जो है इस नियम का पालन करवाती थी। जिसे कुछ इलाकों में क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। जाति पंचायत क्या है, इसका जो है जो मेन मुखिया या कह दीजिए कि जो इस नियम का पालन करवाते थे, तो ये जातियाँ जो है अपने नियम खुद बनवाती थी। ठीक है, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए वो अपने नियम जो है खुद बनाते थे और उसका कौन पालन करवाता था, जो बड़े बुजुर्ग थे उसकी एक सभा करवाते थे, जिसे कुछ इलाकों में क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँवों में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक है, अब क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल से मतलब गौड़ से लेकर कहाँ तक, पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति पूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। अब आगे देखिए, ये भाषा, ये क्षेत्र है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, मतलब ये तेलंगानी कहाँ है, आंध्र प्रदेश की है। गुजरी जो है गुजरात में है। ठीक है, मैवारी जो है तमिलनाडु में है। गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्र में। ठीक है, अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। ठीक है, ये किसने बताया था, अमीर खुसरो ने बताया। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की, ये देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों को अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। फिर आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंश से भी जुड़े हुए थे। इन राज्यों में के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी और तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला और एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। आगे देखते हैं कि 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। कब? मुगल वंश 18वीं सदी में पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों
वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न, कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनकी चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म, ये पुराने और नए धर्म, इसको देखते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व के लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों और सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। अब आगे देखते हैं। आज हमें जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, क्या है कि आज हमें जिसे क्या कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं और मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और तथा क्या था, बढ़ती सत्ता आदि थी। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। अब आगे देखते हैं कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। ठीक है, इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई कि जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना भी ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको क्या है, ये अध्याय हम आगे पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना क्या मानते थे, धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। किसको? उलेमा को। ठीक है, हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली मुसलमानों को विधिसम्मत नेता मानते थे। किसको? अली, जो पैगंबर साहब के दामाद कौन थे, अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं का प्रभुत्व जो स्वीकार करते थे। क्या करते थे? खलीफाओं का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे ही इनकी परंपरा चलती रही। इस्लाम न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, आगे देखते हैं कि समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार क्या है इसके बारे में। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों या दिन वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, यह दिखलाता है। मतलब वो सिर्फ क्या घंटा है, मिनट, इतने वर्ष हो गए, ये सब नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक संगठन में जो ये आने वाला क्या है, परिवर्तन है, क्या हमारा नज़रिया
प्रक्रिया है, इन सब चीज़ को वो देखते हैं कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, पहले कितना परिवर्तन आया है, ये सब चीज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो भारत के इतिहास कितने युग में बटे थे? 3 में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थशास्त्र, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। इस काल का विभाजन आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। ठीक है, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर पे कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर पर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। क्या कहता है? ये जो पढ़ेंगे हम लोग क्या है? मध्यकालीन इतिहास। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे और क्या विस्तारित से जानकारी मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसके बारे में था। ठीक है, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों के से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल का एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्धि हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और सक्रिय, तो ये देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए हम बस इतना कह रहे हैं। ये देखिए आगे क्या है, कल्पना करें, ये है। फिर आगे क्या है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो देखिए यही है ना, अभी हमने विदेशी बताया है कि पहले इस तरीके से थोड़ी ना देखिए, जैसे इस समय क्या है कि अगर कोई दूसरे देश से आया है तो उसको विदेशी मानते हैं। तो इसमें अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, ये है। नीचे उल्लिखित बातें क्या हैं, क्या सही है क्या गलत है। सन 700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो ये सब हैं। फिर रिक्त स्थान भरना है, अभिलेखागारों में रखे जाते थे। 14वीं सदी का इतिहासकार था, ये सब हैं। फिर और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट था हमने पढ़ा दिया ये। ठीक है, तो आप लोग देखिए जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग सिर्फ इसको पढ़ते चलिए, फिर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। देखिए समय बहुत कम है, ठीक है, कुछ ही दिन का समय बचा है, तो प्रैक्टिस सेट जो है उसको आप लोग करते रहिएगा जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अब हम सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट भी साथ में देते रहें और इसको भी पढ़ाएं, ठीक है, और जिससे ये भी ख़त्म हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के समझ में नहीं आएगा हाँ कितने की मतलब किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक।